हाय गाइस, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रियल एस्टेट कंपनीज़ का नंबर आ रहा है उसके बारे में। मेनली जो बड़ा बड़ा कंपनी हमारा प्रेस्टीज सबसे बड़ा, शोभा हो गया, अजमेरा हो गया, लोधा हो गया, तो इन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनका नंबर्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत इंप्रेसिव नंबर आ रहा है। तो इसमें हम नंबर वाइज बात करेंगे, नेट से इनका नेट सेल्स की, कलेक्शंस की और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन्होंने कितना कंप्लीट किया, क्योंकि मेन चीज़ यही है। तो हम समझ लेते हैं पहले कि नेट सेल्स है क्या। नेट सेल्स मतलब जैसे प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज ने कोई 500 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट अनाउंस किया और उसमें उन्होंने ये लगाओ कि ऐसे तो है नहीं कि भाई हम जाके पहले ही दिन पैसा दे देंगे, तो 10% तो कुछ टोकन अमाउंट होता है ना, वो होता है नेट सेल्स की। यहाँ पर प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ और उस प्रोजेक्ट के लिए आपने एक प्री ऑर्डर अमाउंट दे दिया, वो हो गया नेट सेल्स का नंबर। तो अभी इन कंपनीज़ का नेट सेल्स का नंबर है, तो प्रेस्टीज का लगभग 40% से ग्रो हुआ वो नंबर, शोभा का 50% से ग्रो हुआ और अजमेरा ने तो ऐसे, उसका तो शायद 3 डिजिट में है, शायद 125% के आसपास इनका नेट सेल्स का नंबर है। तो नेट सेल्स से मतलब ये होता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, वो आपको टोकन अमाउंट जल्दी मिल जा रहा है, मतलब वो धीरे 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 आके आपको पूरा पैसा मिल जाएगा और आप उसकी नेट सेल में उसको अपने अकाउंटिंग में ले सकते हो। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कलेक्शन के ऊपर। कलेक्शन मतलब आपने प्री अमाउंट दिया, आपको वो ये लगाओ 2026 चल रहा है, 2028-29 तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको चाबी मिल गई फ्लैट की, आपने पूरा पैसा दे दिया, इसको कलेक्शन बोलते हैं कि आपने पूरा पैसा दे दिया, आपको फ्लैट की चाबी मिल गई, एक डील पूरी हो गई, उसको कलेक्शन बोलते हैं। और कलेक्शन का नंबर भी देखेंगे, सो प्रेस्टीज का लगभग 40% का ग्रोथ है और शोभा का शायद इसी 40-45 के आसपास इतना ही है और शायद अजमेरा का 100 के आसपास है, 99 टू बी प्रिसाइज, 99% का उनका कलेक्शन में ग्रोथ आया है। तो अब कलेक्शन का नंबर से मतलब ये है कि जो उनका ओल्ड प्रॉपर्टीज़ था ना, जिनमें उन्होंने पहले से प्री सेल में दिखाया था, उसको उन्होंने कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उनको अपने कलेक्शन में ले लिया, मतलब उनका पुराना प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हुआ है। और लोग भी तो यही सोचते हैं ना कि यार इन्होंने अपना पहले वाला प्रोजेक्ट वो टाइम पे कंप्लीट किया। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वहीं आती है ना कि अब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम पे कुछ दिक्कत आ गई है, कंस्ट्रक्शन पे बैन हो गया है उसके पोल्यूशन की वजह से या बाकी किसी की वजह से, तो वो चीज़ जब शॉर्ट हो जाती है तो कलेक्शन का नंबर आता है। तो कलेक्शन का नंबर जब इम्प्रूव होता है तो मतलब जो इनका ओल्ड डील्स था नेट सेल्स में वो अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। फिर दूसरा आता है कि जब आपका नेट सेल्स इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप नए नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आप नए प्रोजेक्ट तभी तो इंट्रोड्यूस करोगे ना, तब आपका पुराना वाला कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो अपना दिमाग है आप नई चीज़ों में लगा पाओगे। तो ये हो गई दो चीज़। तीसरी चीज़ पे हम फोकस करते हैं कि जो हमारा नंबर है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, तो शायद इस क्वार्टर में प्रेस्टीज ने बोला हम अपने 4 से 5 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे और शायद इनका 20-25 प्रोजेक्ट इन लाइन है जो वो FY27 में कंप्लीट करने की कह रहे हैं। तो रेगुलरली इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें इसमें रियल्टी सेक्टर में। और मेरे को लग रहा है यहाँ पर अभी जो पिछले 2-2.5 साल से पूरा सेक्टर ठंडा पड़ा था, तो अभी इन्होंने अपनी गाइडेंस को भी इंक्रीज़ किया है कि हम इससे ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ करेंगे। शायद अजमेरा ने बोला है कि हम अपनी गाइडेंस को इससे ज़्यादा फास्ट से वो करेंगे, ग्रो करेंगे। और उन्होंने अब जो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि हम एक X अमाउंट से करेंगे, तो अभी उन्होंने बोला है हम X+Y टर्म्स में ग्रो करेंगे। मतलब अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें अभी क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने इनमें से कभी कोई कंपनी नहीं खरीद कर रखा है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ इन कंपनीज को कि क्या रहता है। दूसरा इसमें एक जो ब्लैक मनी का बहुत बड़ा दिक्कत रहता है इसमें, और लेकिन फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है रेरा आने के बाद, कि जो शायद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके आने के बाद। और अभी एक एस्क्रो अकाउंट भी आ गया ना, कि एस्क्रो अकाउंट मतलब कि आपने प्री सेल में 10% टोकन अमाउंट दिया, अभी उसको ले जाके वो जो बिल्डर है वो एक नया बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकता है। उस पैसे को लेके, उस पैसे का शायद 70-80% उस एस्क्रो अकाउंट में लेके उसी प्रोजेक्ट पे खर्च करना पड़ेगा जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने वो सेल किया है। तो ये एस्क्रो अमाउंट वाला आ गया। तो रेगुलेशंस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं और मुझे लग रहा है इसके आने के बाद रियल्टी सेक्टर में आप फिर भी देख सकते हो, जो अभी इसमें पहले होता था कि ब्लैक मनी हो गया या फिर बिल्डर्स घुमाते रहते थे कि पहली सेल का पैसा दूसरे में लगा दिया, दूसरे का तीसरे में, कंप्लीट पहले वाले को किया नहीं, तो अभी वो हो गया। दूसरा, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो अपनी इंडिया की है उसने बोल दिया है कि जो आप ये अपना प्रॉफिट जो है नेट सेल का प्रॉफिट तभी दिखा सकते हो जब वो कलेक्शन में आ जाए। मतलब
जब फ्लैट बन के उसकी चाबी ओनर के हाथ में चली जाएगी ना बिल्डर से, तभी आप उसका प्रॉफिट अपनी अकाउंटिंग शीट में दिखा सकते हो। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप देखोगे एक शेयर है ग्लोबल सिग्नेचर ग्लोबल करके, सॉरी। तो उसमें क्या हुआ है ना, सिग्नेचर ग्लोबल का स्टॉक गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उसका नेट सेल्स का नंबर कम आया क्योंकि पूरा सेक्टर का अच्छा आया, उसका कम क्यों आया? ऊपर से वो जो लग्जरी सेगमेंट में घर नहीं बना रहा है, वो बना रहा है कि मिडिल क्लास और लिटिल बिट हाई लग्जरी बोल सकते हैं। और जो बाकी हैं, तो मेरे लिए अगर इसमें मेरे को ऐसा रैंकिंग देना हो तो सबसे पहले मैं दूंगा भाई शोभा को, क्योंकि उनका क्या है कि बेस भी एक ठीक ठाक बेस भी है, कि मतलब उनका अभी मार्केट भी अच्छा खासा है। क्योंकि अजमेरा एक बहुत स्मॉल कंपनी है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि एक स्मॉल बेस के ऊपर ग्रो करना मतलब इतना मुश्किल नहीं होता है। और प्रेस्टीज ने तो ऐसे लगभग कमाल कर दिया है कि इतना बड़ा बेस है, मतलब इतनी बड़ी है, फिर भी 40% का ग्रो। 40% मतलब ये लगाओ कि उसका मार्केट कैप कितना है, उस मार्केट कैप के ऊपर 40% नेट सेल्स को ग्रो करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानेंगे। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, शोभा, अजमेरा, प्रेस्टीज और लोधा का भी, जो लोधा का नंबर भी आया है, लोधा ने भी बोला कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है वो इसलिए है क्योंकि हमने पिछले बार इस Q3 25 में हमने जो ऑफिस बिल्डिंग थी वो डिलीवर करी थी, तो हमें वन टाइम बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इसीलिए अभी हमारा ईयर ऑन ईयर इतना इंक्रीज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा इस क्वार्टर में था पिछली बार एक वन टाइम बहुत बड़ा फ़ायदा आया था। ठीक है, तो बाकी यही अपडेट्स है मेरी साइड से। तो आपको इन कंपनीज़ को ट्रैक करना चाहिए। और कह सकते हैं कि रियल्टी कंपनीज़ का थोड़ा मुश्किल रहता है इनको देखना, क्योंकि कई बार है ना नेट सेल्स में नंबर आ जाता है, फिर वो कलेक्शन में नहीं आ पाता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है अगली बार का कलेक्शन कब आएगा, नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो आपको इस सेक्टर को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो रियल एस्टेट का ग्रोथ था ना वो वापस आ रहा है फिर से। और खासकर लग्जरी सेक्शन में जो ये लग्जरी फ्लैट्स है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाले फ्लैट्स, उसमें खासकर जो ग्रोथ है वो बहुत आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है एक्चुअली में, और उस पर उनको फोकस है। तो मेरे को लगता है कि लग्जरी वाले सेक्शन में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे ग्रोथ है नो मैटर व्हाट। और इनका लगभग 2 सेक्शन है, एक तो एक कंज्यूमर वाला में भी जाते हैं, जैसे कमर्शियल की हॉस्पिटल बना के दे दिया, मॉल बना के दे दिया, और फिर उसको रेंट पे दे दिया। पर अभी ऐसा है कि लगभग 80-85% इनका बिजनेस उसी में रियल एस्टेट में ही है, कि बिल्डिंग बना दिया, फिर उसका सोसाइटी में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ से फ्लैट बेच दिया। तो 85% तक लगभग उतना ही है। बाकी कमर्शियल में अभी इनका इतना है नहीं, शायद प्रेस्टीज का 85% तक तो उसी में है कि उन्होंने कोई सोसाइटी बनाई, उसमें फ्लैट बेच दिया। ठीक है, थैंक यू गाइस, दिस इज द अपडेट फ्रॉम मी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। थैंक यू गाइस।